करिए स्टार्ट। अ, देखिए, बात कर लेते हैं आज। आपका ये लास्ट यूनिट है, एड्स एवं हेपेटाइटिस की सामान्य जानकारी और सुरक्षा एवं प्राथमिक उपचार। और ये थोड़े से छोटे छोटे जो टॉपिक हैं जिन पर आज विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एड्स क्या है, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले एड्स, एड्स क्या है? तो एड्स का मतलब होता है, सबसे पहले फुल फॉर्म दिया हुआ है कि एड्स का मतलब है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। हिंदी में होता है उपार्जित प्रतिरक्षी अपूर्णता सहलंघनता। सीधा सा है, ये एक ऐसी संक्रामक बीमारी है जो कि नॉर्मली प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है, या आप कह सकते हैं रोगों से लड़ने की जो मनुष्य की क्षमता होती है, अगर वो समाप्त हो जाए या छीड़ हो जाए तो उसके कारण, प्रतिरोधक क्षमता समाप्त होने के कारण उस मनुष्य को जिस वातावरण में वह रहता है वहां अगर जितने सारे भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जिनके द्वारा या जिनके माध्यम से बीमारियां होती हैं, वो सभी उस पर आक्रमण कर देते हैं और उसका प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो चुका है। इसलिए क्या होता है, उसको वो सारी बीमारियां भी हो जाती हैं जहां वो रहता है, वहां जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं उनके माध्यम से जो बीमारियां होती हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो एड्स है वह स्वयं में कोई बीमारी तो नहीं है, बट ये है कि प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो रहा है तो उसको अन्य सारी बीमारियां भी हो गई हैं, और इसीलिए उसकी डेथ का कारण भी बाद में वही बनती है, क्योंकि उसमें रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं बची है। तो आप इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो एड्स है वो क्या है, मानवीय प्रतिरक्षी अपूर्णता, जिसका वायरस जिसको कहते हैं HIV, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस है। संक्रमण के बाद की स्थिति है जिसमें मानव अपने प्राकृतिक प्रतिरक्षण क्षमता खो देता है, और उससे क्या होता है कि जो मनुष्य है उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस है ना, अन्य सारे और भी सूक्ष्म जीव सभी आक्रमण कर देते हैं। और खास बात यह है कि जो मान लो किसी को एड्स है तो उसमें दो तीन चीजें कॉमन सी होती हैं, जैसे उसको निमोनिया होगा, कॉमन है ना, फ्लू हो जाएगा उसको, जैसे आप कह सकते हैं इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, ये दो तीन बीमारियां बहुत ज्यादा कॉमन होती हैं उसमें। और यही बाद में इतनी सारी बीमारियां हो गई हैं शरीर में कि उसमें रोगों से लड़ने की क्षमता बची ही नहीं है। तो यही है कि वो बाद में उसकी डेथ हो जाती है। हालांकि आप ये कहें कि वो कितने दिन जिएगा, तो इसका तो उत्तर यही है कि वो एक सामान्य लाइफ जीता है, कोई बड़ी बात नहीं है, जितना उसका जीवन काल है वो उतने ही दिन जीवित रहता है। तो ये जानना है कि एड्स क्या है। तो एड्स का मतलब है कि शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाए, उसे क्या नाम दे दिया गया है, एड्स, है ना। और उससे पहले ये जान लेते हैं कि इसकी खोज कहाँ हुई थी, कहाँ देखा गया है। तो सबसे पहले ये माना गया था कि जैसे अफ्रीका की साइड के कुछ देशों में सबसे पहले देखा गया था, और ऐसा मानते हैं कि जो इसके वायरस थे वो मंकी प्रजातियों में पाए जाते हैं, जैसे मान लो गोरिल्ला है, एप्स हैं जो उनमें पाए जाते हैं, और मनुष्य में इसका जो संक्रमण हुआ था वो यहीं से हुआ था। अ, और बाद में ये देखा गया कि 1981 में अमेरिका में कुछ समलैंगिक युवकों का एक समूह था, जिसमें मतलब वो जो समूह था उसमें मोस्टली लोग ऐसे थे जिनको मान लो अल्कोहल लेने की आदत है या हेरोइन लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, वो सभी समूह के जो सदस्य थे वो सभी इस प्रकार के थे। तो उनमें कुछ दो तीन बीमारियां कॉमन सी देखने को मिली, जैसे उनमें निमोनिया था, त्वचा का कैंसर था, है ना, ऐसे उनमें कुछ लक्षण देखने को मिल रहे थे। बाद में ये पता चला कि जो युवक हैं उनमें जो ये घातक बीमारियां हुई हैं, तो उनकी जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो खत्म हो गई थी, है ना। और बाद में इसको क्या नाम दिया गया कि जो ये कंडीशन बनी उन लोगों में, तो उसको एक नाम दिया गया उपार्जित प्रतिरक्षा अपूर्णता संलक्षण, या जिसको कहा गया एड्स। उसके बाद 1983 में पेरिस संस्थान के वैज्ञानिक थे लुक मॉन्टेगियर, और अमेरिका के NIH के एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट गैलो, उन्हें पता लगाया कि जो भी जो ये अज्ञात वायरस है वो रेट्रोवायरस है, जिसमें कि RNA पाया जाता है, और इसके संक्रमण के कारण ही उन लोगों में जो रोगों से लड़ने की क्षमता थी वो समाप्त हो गई थी। और बाद में 1986 में ICN, इंटरनेशनल कमेटी ऑन वायरस नोमेनक्लेचर, मतलब एक ये संस्था है जिसके द्वारा वायरसों के नाम रखे जाते हैं, इस संस्था के द्वारा इसका नामकरण किया गया था, और इसे उस वायरस को क्या नाम दिया गया, HIV।
तो अगर ये पूछा जाए खोज किसने की थी, तो नॉर्मली यही होता है कि लुक मॉन्टेगियर और रॉबर्ट गैलो, मोस्टली यही क्वेश्चन पूछा जाता है। मैडम हाँ, मैडम ये HIV और एड्स की चीज है तो फिर अभी बस आ रहे हैं, विस्तृत रूप से चर्चा होगी, वेट कर लीजिए। अरे क्या हो गया इसमें, स्क्रीन शेयर में प्रॉब्लम हो गई है। देखो चलो, अब मान लेते हैं कि जो HIV है वो क्या है। HIV का मतलब है वायरस है, एक वायरस है जिसके माध्यम से एड्स होता है। अब जानना यह है कि मान लो जो कोई भी अगर HIV पॉजिटिव है तो क्या वो एड्स से ग्रसित होगा, तो ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। मान लो अगर कोई HIV पॉजिटिव है तो जरूरी नहीं है कि उसको एड्स हो ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि जब उसको पता चल गया कि वो अभी HIV से संक्रमित हुआ है और उसने अपना मेडिसिन इलाज करवाना शुरू कर दिया है तो उसको एड्स नहीं होगा, बट वो HIV पॉजिटिव तो रहेगा, मतलब उसमें वायरस तो है बट वो परिवर्तित नहीं हुआ है, मतलब उस वायरस की बहुत ज्यादा मात्रा उसके शरीर में नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि वो दवाएं लेता है, अच्छे से खुद को रखता भी है, तो बाद में वो एड्स की कंडीशन नहीं बनेगी। तो HIV वायरस है जबकि एड्स है वो क्या है, रोग है। क्लियर हो गया? जी मैडम हाँ हो गया क्लियर, हाँ हो गया क्लियर। ओके। अरे मेरे ही फोन में पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई है। हाँ, तो इसके बाद ये जानते हैं कि जो HIV है उसकी संरचना कैसी है। तो HIV की संरचना में ये देख लेते हैं कि जो HIV की जो सतह होती है वो फॉस्फोलिपिड की दो परतों से मिलकर बनी होती है, और इन फॉस्फोलिपिड की पर कुछ प्रोटीन्स के कांटे के जैसी भी संरचनाएं पाई जाती हैं। आपको दिखाई दे रही होंगी कि ये कुछ कंटक के जैसी संरचनाएं भी पाई जा रही हैं, मतलब स्पाइन का मतलब होता है कांटों के जैसी कुछ संरचनाएं हैं। और क्या करती है, ओहो। हम्म, तो फास्फोलिपिड पर कुछ प्रोटीन्स या के कंटक या स्पाइन के जैसे कुछ संरचनाएं भी पाई जाती हैं, जिन्हें जो क्या होती है ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई होती है, और दो प्रकार की है, एक 120 टाइप है और एक 41 टाइप है। इनको नाम दे दिया गया है, किसकी बनी हुई है, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई है। और जो HIV का जो सेंटर होता है उसमें क्या पाया जाता है, RNA। जो अगर ये पूछा जाए कि एड्स में क्या आनुवांशिक पदार्थ होता है तो वो है RNA, और कैसा होता है, एक रज्जु की। मतलब जो RNA है या DNA है उनमें दो फॉर्म पाई जाती हैं, एक होते हैं सिंगल स्टैंडर्ड, दूसरे होते हैं डबल स्टैंडर्ड। तो जो RNA है उसमें सिंगल स्टैंडर्ड, सॉरी जो HIV है उसमें सिंगल स्टैंडर्ड या एक रज्जु की RNA पाया जाता है, जो कि कहाँ रहता है, सेंटर में। और ये भी जानना है कि जो वायरस होते हैं उनमें मोस्टली कंपोजिशन में दो चीजें ही होती हैं, एक होता है प्रोटीन, दूसरा होता है आनुवांशिक पदार्थ। तो जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो या तो RNA होगा या DNA होगा, दोनों कभी भी साथ साथ नहीं होते हैं। जैसे DNA है तो केवल DNA ही होगा, और अगर RNA है तो केवल RNA ही होगा। तो जो कोर है, वो जो बाहर का जो कोर है वो किसका बना हुआ है, प्रोटीन का है, और वो बाइलेयर्ड ही है ना। जो बाहर वाली प्रोटीन है उसको P17 टाइप कहा गया है, और जबकि जो आंतरिक है उसको 24 नाम दिया गया है। और प्रोटीन के जो आवरण होता है उसके अंदर क्या पाया जा रहा है, RNA के दो अणु होते हैं, और इसमें सबसे खास बात है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी पाया जाता है, जिसका काम होता है कि जो होस्ट सेल है, होस्ट सेल का मतलब होता है कि जो इस वायरस की टारगेट सेल होती है, या जिस टारगेट सेल पर या जिस कोशिका पर ये आक्रमण करता है उसको क्या कहते हैं, कोशिका। तो उस कोशिका के माध्यम से इसमें अपना तो कुछ पाया नहीं जाता, आप ये का तो कुछ नहीं होता, तो ये क्या करता है कि पोस्ट कोशिका या पोषक कोशिका पर आक्रमण करता है, उससे ही अपने जैसी प्रतिकृतियां बनवाता है। आप कह सकते हैं कि अपनी जो नई कॉपी बनवाता है वो उस कोशिका के माध्यम से बनवाता है जिस पर ये आक्रमण करेगा।
तो मान लो वायरस की जो नई कॉपीज बनेंगी या जो नए वायरस उत्पन्न होंगे वो उस कोशिका के माध्यम से किए जाएंगे, ये स्वयं नहीं करेगा। और दोबारा से यही आ जाते हैं कि आप इसको देख सकते हैं कि जो सेंटर में पाया जा रहा है, ये सेल होती हैं। आप ये कह सकते हैं कि जो इसका भोजन बनती हैं या वो कोशिकाएं जिन पर ये आक्रमण करता है वो होती हैं लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का मतलब है जो ब्लड है, और उसमें पाई जाती हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं। तो श्वेत रुधिर कणिकाओं का एक प्रकार होता है लिम्फोसाइट, और वो होता है मतलब उसके माध्यम से क्या बनाया जाता है, रोगों से लड़ने की क्षमता या प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण किया जाता है, और उन्हीं पर ये आक्रमण करता है। तो इसीलिए क्या होता है कि मनुष्य के रोगों से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है। हाँ, चलिए उससे पहले भी थोड़ा ये जान लेते हैं कि जो HIV है, उसकी जो टारगेट सेल है वो कहलाती है T4 लिम्फोसाइट, है ना। और उसको जैसे T4 लिम्फोसाइट है तो यही इसकी टारगेट सेल है, और जब भी ये आक्रमण करेगा उस कोशिका के ऊपर तो क्या होता है, जो प्रोटीन का खोल बना हुआ है बाहर का वो तो हट जाता है, और जो अंदर का जो RNA है वो ही उस कोशिका में प्रवेश करता है। और वहां पर क्या होता है कि जो इसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम होता है, इसके RNA का जो RNA होता है वो उस कोशिका के माध्यम से इसकी और सारी कॉपियां भी बनाई जाती हैं। मतलब जो होस्ट सेल है बाद में उसके अंदर इस वायरस की इतनी कॉपियां बन जाती हैं, प्रतिकृतियां बन जाती हैं कि बाद में वो फट जाती है। और फटने के बाद क्या होगा कि उसमें से बहुत सारे वायरस की जो प्रतिकृतियां हैं वो भी निकल के आएंगी। अब एक एक वायरस की इतनी सारी कॉपियां बन चुकी हैं तो वो क्या करेंगी, शरीर में और भी कोशिकाओं को अपना टारगेट सेल बनाएंगी। और मान लो शरीर में जितनी सारी कोशिकाएं पाई जा रही हैं, CD4 कहा जाता है उन्हें, जो कि जो टारगेट सेल होती हैं, अब उनकी जो संख्या होती है वो किसी भी मनुष्य में 500 से लेकर 1500 के आसपास होती है। और अगर इसकी मात्रा मतलब इन कोशिकाओं की मात्रा अगर 200 से कम हो जाती है तो ऐसा मानते हैं कि हाँ वो व्यक्ति संक्रमित है या उसको एड्स है, अगर इनकी संख्या 200 से कम आती है। और अगर मान लो कोई HIV पॉजिटिव है और उसकी जो संख्या है कोशिकाओं की वो 200 से ज्यादा है, मान लो उसमें 500 है, 600 है, 700 है, तो वो आराम से अपनी एक हैप्पी लाइफ आराम से जी सकता है, उसको कोई परेशानी नहीं होगी। बट उसको लाइफ टाइम दवाएं भी खानी होंगी, वरना उसकी कंडीशन वो एड्स वाली बनेगी। अगर उसको स्टेबल रहना है या HIV के जो वायरस हैं उनकी मात्रा है, उनकी जो संख्या है उसको अगर स्थिर रखना है तो उसको दवा खानी ही होंगी। अगर नहीं खाएगा तो ऐसा हो सकता है कि 5, 6, 8 या 10 साल बाद वो पूरी तरह से एड्स से ग्रसित हो जाए। हाँ, तो जो मान लो जो होस्ट सेल है उनमें से वो जितनी सारी कॉपियां बनी होती है वो सभी बाहर निकल के आ जाएंगी, और जो शरीर की अन्य कोशिकाएं हैं CD4 उनको भी अपना भोजन बना लेती हैं। और मान लो उनकी संख्या लगातार कम हो रही है तो रोग की जो क्षमता है वो बढ़ती जा रही है और जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो रही है। अब नेक्स्ट ये आता है कि जो इसके जो लक्षण होते हैं, शुरुआती लक्षण वो क्या क्या हैं। तो ये जो लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं ये तो सामान्य से हैं। नॉर्मली जितनी सारी बीमारियां होती हैं उनमें ये लक्षण सामान्य से होते हैं कि मान लो थकान हो रही है, सिर में दर्द हो रहा है, या फीवर आ रहा है, हल्का सा जुकाम है, रैसेस हो रहे हैं, ये सभी के सामान्य से लक्षण होते हैं। लेकिन अगर मान लो ये इसके साथ साथ जैसे सिर दर्द है, हल्का ज्वर है, कमजोरी भी है, मांसपेशियों में थोड़ी ऐंठन टाइप का हो रहा है, तो त्वचा पर रैसेस हो रहे हैं, मतलब रेड कलर के, ब्लू कलर के कुछ ऐसे निशान बन रहे हैं, और जो इन्फ्लुएंजा है उसकी शिकायत हो रही है, निमोनिया भी हो गया है, और सूखी खांसी है लगातार, रात को अच्छे से नींद नहीं आती है, बहुत ज्यादा पसीना आता है, बेचैनी होती है, ये इसके कुछ लक्षण है। उसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो बॉडी की जो लिम्फ नोड होती हैं, मतलब लसिका ग्रंथियां जो होती हैं, उन पर सूजन आ जाती है। वो लगातार सूजन आती है, फिर चली जाती है, फिर कुछ दिनों के बाद दोबारा से आएगी। तो इन ग्रंथियों पर अगर हेलो, हाँ, जो आपने लक्षण बताए इनमें से सारे लक्षण होने चाहिए या एक लक्षण होने पर भी हम ऐसा बोल सकते हैं?
किसको हो सकता नहीं, आप एक लक्षण होने पर वो आशंकित हो सकते हैं, बट आपको जब आप टेस्ट करवाओगे तभी तो वो श्योर होगा। ये लक्षण तो कुछ ऐसे हैं जो मोस्टली लोगों में पाए जाते हैं। या मान लो आपको कोई भी बीमारी हो गई है, चाहे वो अदर भी हो, हेपेटाइटिस हो गया हो, पीलिया हो रहा हो, या ऐसी कुछ अदर चीजें भी हो गई हो, तो उनमें भी ये लक्षण आते हैं। लेकिन इसके बाद के देखिए कुछ ऐसे भी लक्षण है कि जैसे जो नोड लिम्फ होती है, सॉरी लिम्फ नोड जो होती है, उनका उनमें जो सूजन आती है वो एक दो ही रोग होते हैं जिनके तहत उनमें सूजन आती है। तो ये कुछ लक्षण हैं जिनके आधार पर बाद में टेस्ट करवाना है ना। दूसरा ये है कि जो फीवर है वो लगातार आ रहा है, दवा लेने के बाद भी कंटिन्यू ठीक हो गया, फिर 2-3 दिन बाद फिर से आएगा, कंटिन्यू आ रहा है ना। और छाले हो रहे हैं, घाव हो जाते हैं। बॉडी के जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं उनमें नॉर्मली सिस्ट या मतलब गांठों की जैसी कुछ संरचनाएं बन रही हैं और बॉडी पर निशान हो रहे हैं, खुजली हो रही है। ये सभी कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कि देखने को मिलते हैं। मैम अब आप अतिसार मतलब वेट मैम, अतिसार क्या होता है मैम? अतिसार अतिसार का मतलब होता है दस्त। डिसेंट्री का मतलब होता है खूनी दस्त वगैरह जो होते हैं ना, वो होते हैं। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है। जैसे हैजा वाला जो कंडीशन बनती है ना, हैजा और वो डिसेंट्री वाला, तो वो कंडीशन है ये। तो मैम तो घटते जाना अब मतलब समझ में नहीं आया मैम, लगातार कई कई हफ्ते अतिसार घटते जाना। ये मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा, ठीक है हम करेक्ट कर लेंगे अभी। अतिसार होते जाना है वो, चलो। तो अब मान लो इतने सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद ये होता है कि डॉक्टर के पास अगर आप चेकअप के लिए जाते हैं तो सबसे पहले तो मान लो आप कहते हैं आशंकित हैं आप कि कहीं हमें एड्स तो नहीं है ना। एड्स में दो तीन चीजें तो ये कॉमन सी हैं कि नोड है उनमें स्वेलिंग आ रही है, इंटरनल पार्ट्स हैं उन पे भी सिस्ट जैसी कुछ संरचनाएं बन रही हैं, मुंह में लगातार छाले हो रहे हैं, दवा ले रहे हो आप फिर भी वो ठीक नहीं हो रहे हैं। तो मान लो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले मान लो वो आपको एडवाइस देता है कि आप अपना HIV टेस्ट करवा लीजिए। जब तक आपकी रजामंदी नहीं होगी वो आपका HIV टेस्ट नहीं करेंगे। आपका हाँ होना उसमें जरूरी है कि जब आप हाँ कहोगे तभी वो डॉक्टर आपका HIV टेस्ट के लिए कहेगा कि आप हाँ करवा लीजिए। अब जब मान लो HIV टेस्ट आपने मैम करवा ऐसा लिया है, ऐसा क्या होता है मैम? नहीं वो जरूरी है, कंपलसरी है। मान लो मतलब बहुत से लोग तो ऐसे ही मान लो किसी को ऐसे बोल दिया जाए कि आप HIV टेस्ट करवा लीजिए, तो आधे से लोग तो भड़कने के लिए तैयार हो जाएंगे कि मैं HIV टेस्ट क्यों करवा लूं और मुझे ऐसी कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि उसको इतना डरावना बना के रखा हुआ है बहुत ज्यादा। और दूसरा ये है कि मान लो अगर अन्य लोगों को भी पता चलता है तो ये कहते हैं कि HIV है। अब HIV का माध्यम बहुत सारा भी हो सकता है, संक्रमण के तरीके बहुत सारे भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो एक ही तरीका रहा हो। या मान लो उसने किसी का ब्लड लिया था या अदर चीजें भी है, वो ड्रग्स लेता है या ये चीजें भी हैं, तो वो थोड़ा ये होता है कि दूसरा ये है कि अगर आपने अपना HIV टेस्ट करवाया है तो आपकी जितनी सारी जो प्रक्रिया होती है उसको सभी माध्यम से या आप कह सकते हैं पूर्ण तरीके से गुप्त रखा जाता है, किसी को बताया नहीं जाता। और HIV पॉजिटिव आने के बाद उसका खुलासा अन्य लोगों के साथ नहीं किया जाता है। मतलब आप कह सकते हैं कि जो डॉक्टर है वो आपकी सारी जानकारियां गुप्त रूप से रखेगा। अब ये तो हो गया कि ये चीजें। अब HIV अगर टेस्ट करवाना है तो उसके लिए एक टेस्ट होता है, एलिसा परीक्षण है। मतलब एक है या नेगेटिव है। अगर मान लो नेगेटिव है तो ठीक है, नेगेटिव ही है। अगर मान लो इस टेस्ट के माध्यम से पॉजिटिव आ भी जाते हैं तो श्योर करने के लिए, कंफर्म करने के लिए ब्लड किया जाता है, उसके माध्यम से श्योर होते हैं कि हाँ कोई भी मुझसे HIV पॉजिटिव है या नहीं। परीक्षण टेस्ट क्या है, श्योर होने के लिए एक टेस्ट है। अभी ये बताया जाएगा, अभी थोड़ी सी वेट करिए 1 मिनट। क्या हो जाता है इसमें, हाँ कि देखिए जो उससे पहले ये जानने से पहले संक्रमण कैसे होता है,
ये जानना है कि जो मान लो कोई भी व्यक्ति अगर HIV पॉजिटिव है तो उसका जो टेस्ट पॉजिटिव आता है उसको आने में काफी टाइम लग जाता है। जैसे मान लो अगर कोई आज संक्रमित हुआ है, मान लो किसी ने आज किसी से ब्लड लिया है और उस ब्लड के माध्यम से उसमें HIV का वायरस आ गया, तो ग्रोथ जो रेट होता है वो काफी धीमी होती है ना। अब आज मान लो उसने 1 महीने के बाद अपना टेस्ट करवाया HIV का, तो पॉजिटिव आएगा ही नहीं। पॉजिटिव आने के लिए जो जब वो संक्रमित हुआ है उसके लगभग 3 या 6 महीने के बाद किसी भी व्यक्ति का जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आता है, या तब पता चलता है कि वो उसमें HIV का वायरस है या नहीं, क्योंकि इतने टाइम में ही उसके शरीर में जो एंटीबॉडी होती है वो बन पाती है। एंटीबॉडी का मतलब होता है कुछ स्पेशल टाइप की प्रोटीन है जो किसी भी वायरस के अगेंस्ट बनती है। वायरस का मतलब होता है आप उसको प्रतिजन या एंटीजन कह सकते हैं। तो वो जो प्रोटीन बनेंगी उनके आधार पर ही पता लगाया जाता है कि वो कोई भी इंसान HIV पॉजिटिव है या किसी अन्य वायरस से ग्रसित है या नहीं, क्योंकि वो जो एंटीबॉडी होती है वो प्रत्येक वायरस की अगेंस्ट जो बनती है वो स्पेशल टाइप की होती है। अब अगर मान लो कोई संक्रमित है और उसने अपना ब्लड डोनेट कर दिया 1 महीने के बाद, तो जब उसका डोनेशन के समय जब वो ब्लड डोनेट कर रहा है, हालांकि तब उसका टेस्ट होता है, HIV का टेस्ट भी होगा, ब्लड ग्रुप भी पता लगाया जाएगा, RH फैक्टर भी पता लगाया जाता है, हेपेटाइटिस वगैरह है, ये चीजें भी पता लगाई जाती हैं। लेकिन मैंने बताया कि तब वो HIV पॉजिटिव है ये पता नहीं चल पाता है। तो क्या किया, उसने अपना ब्लड दे भी दिया और वो ब्लड किसी और को चढ़ा भी दिया गया, क्योंकि HIV का जब टेस्ट किया गया है तो वो नेगेटिव ही आया है उसका, क्योंकि अभी उसके बॉडी में एंटीबॉडी बनी नहीं है। तो क्या हो गया, ये थोड़ी गड़बड़ हो जाती है कभी कभी। हालांकि ये है कि हॉस्पिटल के माध्यम से पूरी सतर्कता बरती जाती है कि ऐसा ना हो। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जिसने ब्लड दिया है या डोनेट किया उसको खुद स्वयं ही नहीं पता कि वो संक्रमित है या उसमें HIV का वायरस है। क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो एड्स का स्प्रेड है वो किस माध्यम से हो रहा है। तो फर्स्ट तो यही होता है कि HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध जो रिलेशंस बनाए होते हैं वो असुरक्षित प्रकार के हों। दूसरा है कि मान लो कोई भी इससे HIV से ग्रसित है और वो ड्रग्स भी लेता है और उसका जो ग्रुप बना हुआ है वो भी ड्रग्स लेता है, तो एक ही सिरिंज का जो उपयोग करते हैं वो सभी लोग कर रहे हैं, एक ही सिरिंज के माध्यम से दवाएं ले रहे हैं या ड्रग्स ले रहे हैं, ये सभी चीजें। और ये आपने देखा भी होगा कि जो एक सिरिंज का प्रयोग केवल एक ही बार होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि सिरिंज लगाने के बाद ब्लड है वो उसमें भी आ रहा है, अब मान लो उसी के माध्यम से किसी और को लगाया जाएगा तो क्या होगा, उसको भी जाएगा। और जो HIV होता है वो तब तक नहीं होगा जब तक बॉडी का जो फ्लूइड होता है उसका कांटेक्ट ना हो। आप समझ सकते हैं, जो बॉडी फ्लूइड है मतलब आप ब्लड है, जब तक ब्लड का ब्लड के साथ कांटेक्ट नहीं होगा तब तक नहीं होगा, या बॉडी का अन्य फ्लूइड भी हो सकते हैं, जब तक वो किसी की बॉडी के कांटेक्ट में नहीं आएंगे तब तक नहीं होगा। जैसे तो ये चीज हो गई जो सिरिंज है उसके माध्यम से हो रहा है क्योंकि उसमें संक्रमित का भी ब्लड लगा हुआ है और जो नहीं तो क्या हुआ कि जो ब्लड है उसकी बॉडी में भी एक तो ये, दूसरा है कि नेक्स्ट है कि जो संक्रमित माताएं होती हैं उनको उनके जो बच्चे हैं उनको भी इसकी कंडीशन बन जाती है कि शायद वो HIV पॉजिटिव हो, ये हमेशा हो ऐसा जरूरी भी नहीं है। और ये इसलिए होता है कि वो जो बच्चे हैं मान लो विकसित हो रहे हैं तब वो HIV पॉजिटिव नहीं है, लेकिन वो HIV पॉजिटिव या संक्रमित तब हो जाते हैं जब उनका जन्म होता है, क्योंकि जो यूट्रस है या उनका जो स्किन है बच्चों का घर्षण की जैसी कुछ क्रिया हो जाती है, तो क्या होता है जो स्किन है वो थोड़ी हट जाए शरीर से, तो ब्लड के माध्यम से वो उसके अंदर बॉडी में प्रवेश होता है, कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन इसका भी इलाज ये होता है कि बाई ऑपरेशन बच्चों का जन्म करवाया जाए, या जो दवाएं हैं उनको बच्चों को देनी लग जाए जन्म के तुरंत बाद ही, या माता को पहले से दवाएं दे दी जाए। नेक्स्ट है संक्रमित अंग प्रत्यारोपण, कि आपने किसी से क्या लिया है, लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है या किडनी ट्रांसप्लांट हुई है, और उसको जो जिसने किया है वो खुद ही संक्रमित है और जिसको लगाया गया है वो भी बाद में संक्रमित हो जाए। तो ये कुछ माध्यम है जिनके द्वारा HIV का संक्रमण होता है।
मैम माँ को दवा देने से तो संक्रमण रुकेगा नहीं बच्चे का, क्योंकि नहीं, वो ये HIV से होता जो है, भी कोई दूषित होगा। रुके 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 जो माताएं होती हैं उनको भी दवाएं दी जाती हैं और बच्चों को नहीं रुकता, बट उन बता दिया गया है कि उनके अंदर क्या होता है कि अगर माताएं संक्रमित हैं तो उनको दवा लेनी ही, क्योंकि वायरस की संख्या ना बढ़े। आप समझ रहे हैं? हाँ मैम वो तो, पर लेकिन मैम वायरस कम हो या ज्यादा, लेकिन वो तो इफेक्ट तो पड़ेगा ही। इफेक्ट तो पड़ता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बच्चे अगर हैं तो वो जन्म से ही उनमें HIV पॉजिटिव है ऐसा नहीं है। वो डिलीवरी के टाइम ऐसा हो सकता है कि उनकी बॉडी में वो प्रवेश कर जाए, अदरवाइज ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, अब ये जानना है कि जो HIV का वायरस है, ये कुछ मेथड रहे या आप कह सकते हैं कि इनके माध्यम से ये हो सकता है। दूसरा एक ये भी है कि जैसे मान लो सेविंग करवाए हैं, है ना, तो जो एक ये भी तरीका है कि स्प्रे के माध्यम से भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चला जाए, जैसे कि रेजर होता है उस तरह वगैरह जो होते हैं, कट का निशान लग गया, दाढ़ी में ब्लड निकल के आ गया, वो उस पर लग गया, पता चला तो तुरंत ही, और किसी ने भी सेविंग करवाया है उसी से, तो वो हो गया। हालांकि इसका जो प्रतिशत होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है, इतना टाइम लग जाता है कि उसका जो ब्लड है वो पूरा सूख जाए, मान लो थोड़ा बहुत होगा, क्लीन हो जाए। और दूसरा ये भी है कि जो HIV का वायरस है वो एयर में जिंदा नहीं रह पाता है, केवल 52 या 53 सेकंड के आसपास ही वो केवल जीवित रहता है। तो ये क्रियाएं थोड़ी ऐसी होती हैं कि जिनके माध्यम से नहीं हो पाता। आप ये कहो कि सेविंग करवाने के बाद कोई HIV ग्रसित हो गया, तो इसकी संभावना बहुत कम होती है। सबसे ज्यादा संभावना तो वही है कि रिलेशनशिप है या फिर मान लो क्या है कि वो सिरिंज का यूज होता है, ये दो चीजें सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। नेक्स्ट है रोकथाम और उपचार, क्या क्या है वो वही है कि फर्स्ट तो यह है कि आपको प्रिकॉशन लेना है। दूसरा है कि जो ड्रग्स है या अल्कोहल ड्रग्स है, हेरोइन है, ये जो लोग लेते हैं, एक ही सुइयों का उपयोग नहीं करना है सभी लोगों को। जो संक्रमित माँ है वो अपने बच्चों को दूध ना पिलाएं, है ना। और HIV परीक्षण पाया जाता है, और नीचे जो लिखा हुआ है एल्सा परीक्षण, ये HIV परीक्षण करवाने का एक टेस्ट। अब तक कुछ ऐसा जो क्लियर ना हुआ हो? मैम HIV परीक्षण और एलिसा परीक्षण में नहीं, HIV का मतलब होता है वायरस है, एड्स का मतलब है वो रोग है। जो एलिसा परीक्षण है वो एक परीक्षण है, आप टेस्ट है जिसको नाम दे दिया गया है एलिसा, है ना। जिसको कहते हैं कि ये HIV का परीक्षण है, और इसका पूरा नाम होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे किट। आप समझ सकते हैं, एक किट टाइप का कुछ है, माध्यम से वायरस का पता लगाया जाता है। ठीक है, तो पता लगाने के लिए क्या पता लगाना है, एंटीबॉडी उसके बॉडी में है या नहीं है। तो यही बाद में चेक किया जाता है। अगर एंटीबॉडी बन होंगी उसके शरीर में तो उसका मतलब है कि वो HIV पॉजिटिव है। और जैसे ये चीजें आती है कि किसी भी व्यक्ति में लक्षण कब दिखाई देते हैं, तो जरूरी नहीं है कि उसको लक्षण अभी से दिखाई देने लगे। ऐसे भी हो सकता है कि 3 हफ्ते से लेकर 10 साल तक उस व्यक्ति में वो चीजें डोमिनेंट, सॉरी आप कह सकते हैं शुरू से बनी रहे और लक्षण उभर के ही ना आए, ऐसे भी हो सकता है। और बाद में पता चलता है कि वो HIV बहुत दिनों से, तो इतना टाइम लग सकता है कि उसमें इतने कोई भी लक्षण ना आए। ये कंडीशन बहुत सारी दूसरी भी है। चलिए अब बात कर लेते हैं हेपेटाइटिस की। तो हेपेटाइटिस क्या है कि ये जो हेपेटाइटिस है वो एक ग्रीक वर्ड है, और दो वर्डों से मिलके बना है, एक है हेपेट, दूसरा आइटिस। जो हेपेट होता है उसका मतलब वो है यकृत, और जो आइटिस है उसका मतलब होता है सूजन। तो हेपेटाइटिस का सीधा सा मतलब हो गया कि यकृत में अगर सूजन आ जाए तो वही क्या कहलाता है, हेपेटाइटिस, है ना। और हेपेटाइटिस जंडिस आप कह सकते हैं इसको, पीलिया, वही प्रकार है। अब जो इसके जो टाइप होते हैं या अवस्थाएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती है, एक होती है एक्यूट, दूसरी है क्रॉनिक। एक्यूट का मतलब होता है कि जब इसका प्रभाव लगभग 6 मिनट तक रहता है, बाद में वो ठीक हो जाए, तो उसको आप कह सकते हैं कि
अल्पकालिक अवस्था है या एक्यूट प्रकार की है, और दूसरी होती है दीर्घकालिक या क्रॉनिक। इसका मतलब होता है कि वो पुराना हो गया है और उसका इलाज थोड़ा बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। अब इलाज मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि उसमें सिरोसिस हो गया है, लिवर सिरोसिस हो गया है, या लिवर कैंसर के रूप में वो परिवर्तित हो गया है, इसलिए उसका इलाज नहीं हो रहा। तो आप इसको ऐसे मान सकते हैं कि लिवर में सूजन आ गई है, वो डैमेज हो रहा है, और अगर ज्यादा डैमेज होता है तो वो बाद में जो लिवर कैंसर है उसका कारण बनता है। जो हेपेटाइटिस है उसके क्या क्या लक्षण है? तो फर्स्ट, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द रहता है, फीवर, मोस्टली फीवर देखने को मिलता है, और वीकनेस या अस्वस्थता महसूस होती है, सिर दर्द है, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि कभी कभी आंखों त्वचा का पीलापन। आपने देखा होगा जब पीलिया होता है तो बॉडी का कलर है वो येलो हो जाएगा, आंखों का जो आई बॉल है वो भी येलो हो जाता है, येलो है ना। यूरिन का जो कलर होता है वो भी कुछ टाइप का आता है। फेसियस जो होता है उसका जो कलर है वो ब्लैक हो जाता है। और ये कुछ लक्षण है जो नॉर्मली देखने को मिलते हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तो यही है कि जो बॉडी है उसका कलर कैसा हो रहा है, येलो। क्यों हो रहा है? कि जो यकृत है उसके द्वारा एक वर्णक स्रावित किया जाता है जिसे कहते हैं बिलिरुबिन, है ना। अगर इसकी मात्रा बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ती है तो वो क्या होता है कि बॉडी में जो ब्लड क्या है येलो कलर देता है। बिलिरुबिन और बिलिबर्डिन आपको बता दिया गया था पहले कि वर्णक होते हैं कुछ जो कि रक्त के माध्यम से बहते हैं, बाद में हालांकि इन्फिल्ट्रेशन करके बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन अगर इसकी मात्रा ज्यादा होती है तो बॉडी का जो कलर है वो येलो बनता है। दूसरे अन्य लक्षण ये भी है कि जो यूरिन है वो उसका कलर कैसा हो रहा है, पीला हो रहा है। वॉमिटिंग जो है वो ग्रीन कलर की समथिंग कुछ दिखाई देती है। खाना खा रहे हैं तो वो तुरंत वॉमिटिंग आ रही है, तो उसका कलर वो कैसा रहा है, मैम, कुछ हल्का। हाँ, प्लाज्मा का ये कलर पीला होता है, ये बिलिरुबिन के हाँ, कारण ही। और एक और बिलिरुबिन फिर क्या होता है? बिलिरुबिन यकृत के माध्यम से आप कह सकते हैं जो पित्त रस होता है ना, सॉरी, जो एंजाइम मतलब क्या कहते हैं, लिवर के माध्यम से इनका उत्सर्जन किया जाता है ना। बनता लिवर में ही है, और वो क्या कहते हैं ब्लड के साथ संपूर्ण बॉडी में पहुंचाया जाता है। दो होते हैं, एक होता है बिलिरुबिन और दूसरा होता है बिलिबर्डिन। एक होता है येलो, हाँ, एक येलो सा है, दूसरा नारंगी टाइप का, ग्रीन सा कुछ ऐसा कलर होता है। प्लाज्मा और वो अलग चीज है, वो ब्लड में है। चलिए, नेक्स्ट ये है कि जो आंखें हैं और जो स्किन है उसका रंग कैसा हो रहा है, पीला हो रहा है ना। थकान का अनुभव होता है, ये कुछ सामान्य से लक्षण है। और इम्पोर्टेंट तो वही है कि जो बॉडी है उसका कलर येलो हो रहा है। जो हेपेटाइटिस है उसके होने के क्या कारण, तो फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है एल्कोहल लेना। अगर कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा एल्कोहल लेता है तो उसका जो लिवर होता है उसको 100% डैमेज ही होना है, और उसे कहा जाता है लिवर सिरोसिस। मतलब जो लिवर है वो डैमेज हो रहा है, बाद में बहुत ज्यादा डैमेज हो गया तो खराब भी होगा, लिवर फेल्योर का कारण बनता है वो, और बाद में लिवर कैंसर भी बनेगा, तो डेथ हो जाती है, या कुछ अन्य चीजें भी। तो जो हेपेटाइटिस है उसके कुछ कारण दिए गए हैं। फर्स्ट तो यही है कि मान लो जो वायरल इन्फेक्शन हो गया है, अगर हेपेटाइटिस का वायरस आ गया है। दूसरा ये कारण हो सकता है कि जो भी हम अपना खाना ले रहे हैं या पानी पी रहे हैं वो कैसा है, अच्छा नहीं है, आप कह सकते हैं कि वो गंदा है, दूषित जल है, तो उसके कारण भी हेपेटाइटिस होता है। हालांकि अभी आगे बताया जाएगा कि 4-5 प्रकार उसमें दिए जाते हैं, है ना। नेक्स्ट है कि ऑटोइम्यून कंडीशन। ऑटोइम्यून कंडीशन का मतलब होता है कि शरीर की कुछ सेल ऐसी होती हैं जो इस प्रकार से काम करने लग जाती है बाद में कि शरीर के अन्य सेलों को ही मारकर खा जाए, है ना। तो ये ऑटोइम्यून कंडीशन बन जाती है कि कोशिकाओं के द्वारा कोशिकाओं को ही खाया जा रहा है। नेक्स्ट है एल्कोहल इंटेक, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में क्या ले रहे हैं, एल्कोहल ले रहे हैं, तो ये हेपेटाइटिस का कारण होता है। और कुछ दवाएं भी हो सकती हैं, जैसे मान लो कि क्या कहते हैं, मान लो किसी को डायबिटीज हो गया है, हाँ, किसी को डायबिटीज है, या फिर डायबिटीज है, और एक और क्या कहते हैं उसको,
आप ऐसे समझिए जैसे मान लो एस्पिरिन वगैरह भी लेते हैं, मिर्गी के दौरे वौरे किसी को अगर पड़ते हैं तो वो कुछ दवाएं ली जा रही हैं, तो अभी साइड इफेक्ट के रूप में ये चीजें भी देखने को मिलती हैं कि उनका लिवर थोड़ा डैमेज हो जाए। जो हेपेटाइटिस है उसके प्रकार, तो इसके जो प्रकार हैं वो 5 हैं, A B C D और E। जो बी है वो वायरस के कारण ही होता है, बी और सी। ए जो है वो दूषित जल है, खाना है वो अगर प्रदूषित है या दूषित है उसके माध्यम से हो रहा है। बी का जो कारण होता है वो मोस्टली क्या होता है कि संक्रमित व्यक्ति का ब्लड चढ़ाया जा रहा है या बहुत ज्यादा अल्कोहल लिया जा रहा है, ये इसके मोस्ट कारण होते हैं। जो हेपेटाइटिस सी है उसका कारण ये होता है कि जो ब्लड है, ब्लड डोनेशन हो गया और वही ब्लेड है उस तरह है, ये किसी का दूसरे का यूज किया जा रहा है, टैटू बनवाया जा रहा है बॉडी पर। तो टैटू में भी वही कंडीशन होती है कि जो मशीन है उसके द्वारा बॉडी को क्या कहते हैं टैटू बनाया जा रहा है और उसके माध्यम से फिर उसी को किसी दूसरे के भी लगाया जा रहा है उसी मशीन को, तो ये कारण भी हो सकते हैं। और हेपेटाइटिस बी है वो मोस्टली उन लोगों में होता है जो पहले से ही हेपेटाइटिस बी और सी से संक्रमित हो चुके हों, क्योंकि जो हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है वो हेपेटाइटिस बी या सी के वायरस पर ही रहता है। और जो हेपेटाइटिस वो इंडिया में थोड़ा कम ही देखने को मिलता है और मुस्लिम देशों में फिर यही पाया जाता है क्योंकि जो जल है वो प्रदूषित है और लिया भी वो वहीं से जा रहा है, तो ऐसे कुछ कारण बन जाते हैं। इससे पहले ये जानेंगे कि जो ये जो हेपेटाइटिस है इसका इलाज मेडिसिन है ना, दूसरा टीकाकरण भी किया जाता है। बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको टीका लगाया जाता है और जो टीका होते हैं वो 3 बार में लगाए जाते हैं और उनको बूस्टर बोला जाता है। तो पहला टीका तो बच्चे जब पैदा होते हैं या उसके कुछ समय बाद लगा दिया जाता है, फर्स्ट डोज जो होती है। दूसरा टीका जो लगाया जाता है वो 1 महीने के बाद लगाया जाता है। जब उसको पहला टीका लगा है उसके लगभग 1 महीने के बाद दूसरा टीका, और जो तीसरा होता है वो लगभग 6 महीने के बाद। तो ये कुछ टीकाकरण है जिनके माध्यम से बच्चों को हेपेटाइटिस से बचाया जा सकता है, क्योंकि बच्चे हैं तो मोस्टली खेलते वेलते हैं तो गंदी चीजें खा लेते हैं। खास बात कि जो टीका लगाया जाता है वो अपना असर लगभग 4 सप्ताह के बाद दिखाना शुरू करता है, और जो टीका जो लगाया जाता है वो क्या होता है, इनएक्टिव वायरस ही होते हैं वो, उनको बॉडी में प्रवेश करवा दिया जाता है और अगर मान लो कभी उस वायरस का संक्रमण अगर दोबारा से होता है तो बॉडी एंटीबॉडी बना लेती है, तो उसका आक्रमण दोबारा से नहीं होगा। बच्चा आप क्या क्या है इसके, तो सबसे पहले तो वही है कि अगर आपको लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको झटपट फटाफट डॉक्टर के पास जाना है ना। अब तो डॉक्टर जो आपको कहने के जो करने के लिए बोलेगा, जो भी इंस्ट्रक्शन वो आपको देगा वो आपको वो फॉलो करने हैं, क्योंकि उसी में भलाई है। दूसरा है कि शराब, तंबाकू, धूम्रपान ये आपको नहीं लेना है। नेक्स्ट जो मान लो जो भोजन है वो आपको कैसे लेना है कि जो ऑयली कम हो, वसा की मात्रा कम से कम हो और उसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा से ज्यादा हो, है ना। मतलब ज्यादा तेल मसाले वाली जो भोज्य पदार्थ है वो नहीं लेने हैं। बाकी का ये है कि फल, हरी सब्जियां लें और ज्यादा से ज्यादा ये है कि सूप बनाकर पिया जाए। नेक्स्ट है कि अपने आसपास पूरी साफ सफाई, स्वच्छता रखी जाए। कटे हुए फल हैं या मान लो सब्जियां हैं ये ना ली जाए, क्योंकि इन पर मक्खियां आके बैठेंगी, वो कहाँ से आ रही हैं, गंदे पानी से, मतलब कूड़े करकट उनसे उड़ के आ रही हैं, तो ये कारण है। नेक्स्ट, नाखूनों की प्रॉपर सफाई करनी है। पानी है उसमें या तो क्लोरीन की टेबलेट डाल के पीजिए या उबाल के पीजिए, और जो भोजन है वो आपको ऐसा लेना है जिससे रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़े। उपचार क्या क्या है इसके, तो एक तो वही है कि बहुत ज्यादा साफ सफाई पर ध्यान देना है। पहले से इस्तेमाल की गई सुइयों का दोबारा से प्रयोग नहीं करना है, और ये चीजें भी आपको देखनी है कि जो टूथब्रश है, रेजर है, ये सेपरेट हो, किसी दूसरे का यूज किए हुए ना हो। अल्कोहल वगैरह ना लिया जाए
ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अल्कोहल ले रहे हैं। नेक्स्ट आपका सुरक्षा एवं प्राथमिक उपचार। तो किसी भी कुछ मान लो कोई भी दुर्घटना से खुद को बचाने के लिए आप कुछ करें, तो वही क्या है, सेफ्टी है। वस्तु, निर्माण, निवास, देश, संगठन या ऐसी किसी भी अन्य चीज के संदर्भ में प्रयोग हो सकती है जिससे नुकसान पहुंचाया जा सकता हो। सीधा सा है कि जो सुरक्षा है वो खुद को अच्छे से रखने की एक कंडीशन है, जिससे कि खुद को हानि ना पहुंचे। तो इसके प्रकार हैं कुछ, जो सुरक्षा है उसके प्रकार हैं: स्वयं की सुरक्षा, विद्युत सामग्री की सुरक्षा और यंत्रों एवं औजारों की सुरक्षा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट तो यही है कि सबसे पहले खुद की ही करनी है, फिर आसपास की जो चीजें आप उपयोग कर रहे हैं उनको भी सुरक्षित करना है, बाकी का समाज है या अन्य लोगों को भी सुरक्षा प्रदान करनी ही है। और कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 4 मार्च। उसके बाद ये सुरक्षा के कुछ चिन्ह हैं। फर्स्ट है मनाही चिन्ह, दूसरा है आदेशात्मक चिन्ह, तीसरा है चेतावनी चिन्ह और चौथा है सूचनात्मक चिन्ह। जो आपको दिख रहा है रेड कलर का, वो कौन सा है? मनाही चिन्ह। आपने देखा होगा कि आप जहां कहीं भी जाते हैं वहां पे प्रोहिबिटेड का साइन लगा रहता है कि आपको यहाँ नहीं आना है। जैसे आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाओगे तो वहां पे देखा होगा आपने कि वहां क्या क्या चीजें वर्जित हैं। जैसे दिख रहा होगा कि मोबाइल का ऐसे निशान लगा हुआ है कि वहां पर मोबाइल यूज नहीं करना है, या चप्पलें पहन के नहीं आनी है, अदर चीजें यूज नहीं करनी है। तो ये जो साइन होते हैं इस प्रकार के, इनको कहा जाता है मनाही चिन्ह, है ना। दूसरे हैं आदेशात्मक चिन्ह। नीचे आपको दिखाई दे रहा है, जैसे मान लो इलेक्ट्रिशियन है, वो अगर काम करने जाना है तो वहां लगा हुआ है सिंबल, क्या उसको क्या ग्लव्स पहनना है, पैरों में बूट पहनना है ना। इंजीनियर ऐसा है तो आपने देखा होगा वो क्या येलो कलर का कैप का टाइप का लगाते हैं कुछ। नेक्स्ट चेतावनी और नेक्स्ट है सूचनात्मक। तो चेतावनी के चिन्ह आपने देखे होंगे, जैसे फायर का खतरा है, या फिर मान लो ये जो होता है क्या कहते हैं कि वहां पर विस्फोटक पदार्थ रखे हुए हैं, और यहाँ जो है कि वो कुछ ऐसी फैक्ट्रियां हैं जहाँ हार्मफुल या इरिटेशन वाली चीजें बनाई जा रही हैं। आप उसको ऐसे कह सकते हैं कि केमिकल एरिया है वहाँ, मतलब तो इसका निशान बनाया जाता है वहां पे। और जैसे नेक्स्ट है ये रेड, ये खोपड़ी के जैसा बना हुआ है। इसका मतलब होता है कि पॉइजन सिंबल है कि वहाँ जहर की मात्रा कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। और और जैसे मान लो ये है तो इसका मतलब होता है कि वहां पे बायो हैजर्ड कंडीशन बनी हुई है। तो ये कैसे होते हैं? चेतावनी देने के लिए। आपने देखा होगा कि रेलवे क्रॉसिंग जब आप क्रॉस करते हैं तो ऊपर लगा रहता है। और ये संकेतात्मक है कि जैसे ये है तो क्या है, फर्स्ट एड का है। और ये तो मोस्टली आप सभी ने देखा होगा।
पानी पीने का जो निशान, मतलब जहाँ पानी पीने की जगह होती है वहां पे ऐसे टैप वाटर जैसा कुछ बना दिया जाता है। और जेब्रा क्रॉसिंग है तो वो मोस्टली आपने देखी होगी, लाइनिंग की पट्टियां ऐसे कुछ बना रहता है। बाकी का टेलीफोन बूथ है, जैसे ये वाला है ना। और पेट्रोल पंप पे आपने ये निशान बने हुए देखे होंगे, मतलब जब आप रोड से जाते हैं तो वहां पे ऐसा सिंबल दिखता है कि आगे जाके क्या है, पेट्रोल पंप है। और नीचे दिख रहा है कि सीढ़ियां ऊपर जाने की है, नीचे जाने की है। और चलिए इतना काफी है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड क्या है कि किसी भी घायल या बीमार व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाने से पहले उसकी जान बचाने के लिए हम जो कुछ भी करते हैं वही क्या कहलाता है, प्राथमिक उपचार है या फर्स्ट एड है। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उसको मान लो जो कंडीशन उसकी और ज्यादा खराब होने वाली है वो ना हो, और कोशिश ये करते हैं उसको फटाफट जल्दी से जल्दी अस्पताल ले जाया जाए। ये बहुत छोटे से टॉपिक है आपके, है ना। अब ये जानना है कि जो प्राथमिक उपचार है उसके नियम क्या क्या हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि आपका लिखा हुआ है एबीसी, नियम का पालन करें। तो एबीसी का मतलब होता है कि जो एयरवे, मतलब श्वास की नली है, उसमें कोई रुकावट तो नहीं आ गई। जैसे मान लो कहीं पर एक्सीडेंट हो गया है, कोई व्यक्ति बेहोश है, तो हम क्या करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो अभी होश में है या नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, कान को मुंह के पास लेके जाएंगे या हाथ से देखेंगे कि वो सांस ले रहा है ना। आंखों को खोल के देखेंगे कि उसको हिला के देखेंगे। ये कुछ क्रिया करने के बाद पता चलता है कि वो मूर्छित है, बेहोश है, या अभी उसमें थोड़ा सा मतलब होश की अवस्था में है या नहीं। अब ये चीजें जानने के लिए ये करना है कि फर्स्ट तो एबीसी रूल का पालन करना है। ये जानना है कि उसकी जो श्वास नली है उसमें कहीं रुकावट तो नहीं है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो उसकी जो जीभ होती है वो पीछे की ओर फोल्ड हो जाती है ना। तो फोल्ड होने के कारण वो प्रॉपर्ली सांस नहीं ले पाता है। तो एक कंडीशन ये चेक करनी है, बी का मतलब होता है ब्रीथिंग है। आपको चेक करना है कि वो प्रॉपर सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है। नेक्स्ट है सर्कुलेशन, सी का मतलब होता है सर्कुलेशन। आपको ये जानना है कि उसका नाड़ी है, नब्ज है, वो प्रॉपर चल रही है या नहीं चल रही है ना। तो आप उसके लिए क्या करते हैं, हाथ है वहां आप नब्ज को रख के देख, मतलब नब्ज चेक कर लेते हैं कि हाँ ठीक है। दूसरा गर्दन के पास देखा होगा आपने, चेक करते हैं थोड़ा सा हाथ लगा के, तो पता चल जाता है कि उसका जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अगर मान लो ये कंडीशन नहीं बन रही है कि कोई भी इंसान सांस नहीं ले पा रहा है, तो उसको क्या दिया जाता है, सीपीआर। सीपीआर का मतलब होता है कि आप उसको आर्टिफिशियल ब्रीथिंग कर सकते हैं। मतलब आप अपने मुंह के माध्यम से उसको सांस दे सकते हैं। तो ये तो है कुछ सिद्धांत कि अगर मान लो और कोशिश ये की जाती है कि अगर किसी को चोट लगी है तो क्या करना है आपको, फटाफट जहाँ पे चोट लगी है कोशिश ये की जाती है कि वहां का जो ब्लीडिंग है उसको बंद किया जाए। हड्डी टूट गई है तो उस पर कुछ लकड़ी के पट्टे वट्टे लगा के या लकड़ी की स्ट्रिप लगा के उसको बांध के बैंडेज करके उसको रोका जाता है कि उसका मूवमेंट कम से कम हो, है ना। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी व्यक्ति जिसको घायल हुआ है या सदमा लगा है उसको सांत्वना अच्छे से देनी है कि हाँ सब ठीक है, वरना कंडीशन और भी खराब हो जाएगी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ज्यादा भीड़ ना लगने दी जाए और होश में लाने की कोशिश की जाए, कुछ ऐसा। और सबसे इम्पोर्टेंट कि बहुत जल्दी उसको हॉस्पिटल, नजदीकी जो भी अस्पताल हो उसको वहां लेके जाना है। ये कुछ सिद्धांत हैं प्राथमिक उपचार के। अब जो प्राथमिक चिकित्सा है वो कितने प्रकार की है, या तो इसके कुछ प्रकार है। घाव या चोट लगने पर तो आपने देखा होगा कि मान लो घाव या चोट लग जाता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले जो ब्लीडिंग है उसको बंद करेंगे, फिर घाव को साफ करेंगे, एंटीबायोटिक दवाइयां लगाई जाती है, मरहम पट्टी कुछ ऐसा अगर आपको मिल सकता है वहां, तो ये करके क्या करना है, बाद में उसको हॉस्पिटल लेके जाना है। हड्डी टूटने पर भी वही करना है कि अच्छे से बात करो, उससे सांत्वना देनी है, आराम से बात करिए, खून निकल रहा है तो उसको रोकने की कोशिश करिए, है ना। और जो जहाँ पे हड्डी टूटी है या मोच हुई है या फ्रैक्चर आ गया है तो उसको बैंडेज लगाना है उसके ऊपर,
गत्ता लगाओ लकड़ी का, कोई स्टिक लगा दो, या आसपास का कुछ ऐसा भी जो उसको सपोर्ट करे वो लगाना है। और जो आइस क्यूब यूज करना है, जितना हो सके उस एरिया को थोड़ा ठंडा सा रखने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट है करंट लगा है, तो सबसे पहले तो जहाँ करंट लगा है कहीं अभी वो तार से चिपका हुआ तो नहीं है, ये भी देखना है। अगर चिपका हुआ है तो उसको हटाना भी है, और हटाने के लिए हाथ से नहीं हटाना है, यूज करना है, प्लास्टिक है, लकड़ी है, ये चीजें यूज कर लेनी है हटाने के लिए। और फिर चेक करना है कि वो आदमी होश में है या नहीं, सांस ले रहा है प्रॉपरली या नहीं ले रहा है। जहाँ पे चोट लगी है उसका ट्रीटमेंट करना है ना। और सोने मतलब बेहोशी की कंडीशन में ना जाने पाए वो, तो उसको कैसे रखना है, होश में कंटिन्यू रखना है, और तुरंत कहाँ लेके जाना है, अस्पताल। तो नेक्स्ट भी वही है, जल जाने पर भी सबको पता है क्या क्या क्रियाएं करनी है। तो ये तो रहे आपके टॉपिक, और मुझे लगता है कि शायद आपका साइंस का सिलेबस आज खत्म हो गया अभी तक। आपका जितना सारा हुआ है उसमें से करंट कुछ। लग जाने पर मैम, हाँ, करंट लगने पर व्यक्ति को पानी पिलाना चाहिए या नहीं? नहीं पिलाते हैं मोस्टली। कोशिश की जाती है कि फटाफट उसको लेके जाओ, उसका बॉडी का जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपरली रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। तो आपने देखा होगा उसको मसाज दी जाती है, ऐसा ही वहां भी किया जाता है। जब क्या कहते हैं, सांप काट लेता है, सर्कुलेशन प्रॉपर होना चाहिए। ओके, थैंक यू एवरीवन। रजनी मैम क्लास खत्म होगी क्या? हाँ भैया, हाँ भैया, ओके ओके, सभी के अटेंडेंस ले लीजिए। जी।